है, मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से खरीदी गई एक जमीन पर विवाद अब बढ़ता ही चला जा रहा है। जमीन की खरीद में घोटाले के विपक्ष के आरोपों पर वीएचपी ने मानहानि का केस करने की अब चेतावनी दी है। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से खरीदी गई एक जमीन पर विवाद बढ़ता जा रहा है। जमीन की खरीद में घोटाले के विपक्ष के आरोपों पर विहिप ने कहा कि वो मानहानि का केस करेगी। हमने तीर्थ क्षेत्र को सुझाव दिया है कि मानहानि का मुकदमा इस बार करना चाहिए और इस फैसले के साथ करना चाहिए कि माफी मांगने पे छोड़ेंगे। इससे पहले ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने अभी तक जितनी भी जमीन खरीदी है वो खुले बाजार की कीमत से बहुत कम मूल्य पर खरीदी है। जमीन खरीदने के लिए विक्रेताओं ने वर्षों पहले मूल्य पर रजिस्टर अनुबंध किया था। उस भूमि को उन्होंने 18 मार्च 2021 को पैमाना कराया। उसके बाद ट्रस्ट के साथ अनुबंध किया। जो राजनीतिक लोग इस संबंध में प्रचार करा रहे हैं वो भ्रामक हैं। समाज को गुमराह करने के लिए संबंधित व्यक्ति राजनीतिक है, इसीलिए राजनीति से प्रेरित है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय ने चंपत की सफाई को हास्यास्पद बताया। उधर ट्रस्ट की जमीन बेचने वाले सुल्तान अंसारी ने भी जमीन खरीद में गड़बड़ी के आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि 10 मिनट में जमीन के दाम 2 करोड़ से 18 करोड़ होने की बात पूरी तरह से गलत है। सुल्तान अंसारी से बात की संवाददाता अनामिका सिंह ने। पूरे विवाद में जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, सुल्तान अंसारी जिनसे ट्रस्ट ने जमीन ली है, वो हमारे साथ यहाँ पे बात करने के लिए मौजूद है और खुद ये बताएंगे कि इस पूरे विवाद को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि 10 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की हो जाती है, कैसे हो जाती है, इसमें कितने लोग गवाह हैं और क्या वो कारण रहे होंगे, स्थितियां रही होंगी, इन सब पे जवाब देने के लिए सुल्तान अंसारी हमारे साथ मौजूद है। आपके पास ये जमीन जब अग्रीमेंट हुई तो पहले एग्रीमेंट कब किया था? सन 2011 में ये एग्रीमेंट पहली बार किया गया था। ठीक है, कौन कौन था उस वक्त? उसमें हमारे पिताजी मोहम्मद इरफान और हरीश कुमार पाठक और कुसुम पाठक के नाम से ज़मीन एग्रीमेंट हुई थी 2011 में। इसमें एक दूसरा पक्ष भी है जो तिवारी फैमिली है, उनका क्या इससे कनेक्शन है? नहीं, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। जब 2021 में जब ये बैनामा हुआ था, उस समय उनको हम लोग अपने बैनामे के समय उनको अपने साथ बैनामा करा लिए थे। यानी ट्रस्ट को जब आपने ज़मीन दी, उस वक्त आपसे बात करने के लिए कौन आया था, किसने पहल की थी और उस समय आपकी ज़मीन का स्टेटस क्या था? जिस समय ट्रस्ट ने हमसे बात किया है तो उसमें चंपत राय जी थे और ट्रस्ट के 2-4 मेंबर और भी थे। उन्होंने हमसे बात किया ज़मीन लेने के लिए, तो उनसे बात हो गई, तभी हमने उनको। क्या रेट थे जब उन्होंने अप्रोच किया आपको ज़मीन देने के लिए? हमारा रेट तो चूँकि हमारे उनके बीच कई चक्र में वार्ता जब चली तो हमारा उनका रेट जो है 18.5 करोड़ रुपये में तय हुआ और वही हमने लेके उनको एग्रीमेंट किया। 17 करोड़ रुपये उन्होंने हमको दिया है एग्रीमेंट के समय, और जब बैनामा कराएंगे तो 1.5 करोड़ रुपया तब देंगे वो। ये 2 करोड़ पहले थे ज़मीन का रेट, फिर 18 करोड़ हो गए, कैसे हो गए? ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं सभी तमाम लोगों की तरफ से, क्या आपको लगता है कि वाकई में सेकंडों में, मिनटों में ज़मीन के रेट बदल दिए गए? ऐसा है कि जैसे मिनटों में जो बात कही जा रही है कि 10 मिनट में ज़मीन का रेट 2 करोड़ रुपया से 18.5 करोड़ रुपया हो गया, तो ये तो सरासर गलत है। क्योंकि ये जो इतना जो इसका फासला हुआ है तो ये कोई 2 मिनट और 10 मिनट में नहीं हुआ है। ठीक है, ये सन 2011 में जब हम लोग एग्रीमेंट कराए तो ज़मीन का एग्रीमेंट जो है 1 करोड़ रुपए में बात हुई थी, जिसमें से 10 लाख रुपए हमने पेशगी के रूप में दिया था। 2014 में रिन्यूअल उसका हो गया। 2019 में जब हम लोगों ने उसका एग्रीमेंट कराया तो उसकी बात जो है 2 करोड़ रुपए में तय हुई, जिसमें से 50 लाख रुपए हम लोगों ने पेशगी के रूप में उनको दिया था। लेकिन जब हमारी ट्रस्ट से ये बात हुई कि जो है इसको हम लोग बैनामा लेंगे, तो चूँकि ट्रस्ट ने ये कहा कि जो एग्रीमेंट धारक है उनको हम पैसा नहीं दे सकते, हम बैनामा धारक को पैसा देंगे। तो हम लोगों ने आपसी सहमति बना के कि किसी 2 लोग के नाम बैनामा हो जाए, जो जिसका प्रॉफिट होगा उसको वो दे दिया जाएगा। तो हम 2 लोगों के नाम हमारा बैनामा हो गया। 18 करोड़ रुपए आपने किस तरीके से लिए? मतलब वो कैश में था या फिर खाते में था या फिर किस तरीके से? 18 करोड़ नहीं लिया हम लोगों ने। हमारे खाते में जो आया है वो केवल 17 करोड़ रुपया, हमारे 8.5 करोड़ रुपये मेरे खाते में और 8.5 करोड़ रुपया जो है वो रवि मोहन के खाते में आया है। और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि कुछ लोग इस मामले में लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन्हें तथ्यों के बारे में जानकारी नहीं है। हमारा स्थायी निर्णय है कि सभी प्रकार का ट्रांजैक्शन बैंक टू बैंक होगा, ऑनलाइन होगा और सरकार के किसी टैक्स में कोई कटौती, कोई चोरी नहीं करने देंगे। इन दोनों निर्णयों का हमने पालन किया है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है
और उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव का ऐलान हो गया है। आज से 3 जुलाई तक ये चुनाव होंगे। पंचायत चुनाव में विजयी जिला पंचायत सदस्य मिलकर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यही वजह है कि सभी पार्टियों ने इसके लिए पूरी ताकत अपनी झोंक दी है और अपने उम्मीदवारों की जीत के दावे कर रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने दावा किया है कि इस चुनाव में बीजेपी 60 जिलों में जीत दर्ज करेगी। वही समाजवादी पार्टी इसको लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। एसपी ने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव में हार के बाद बीजेपी साम दाम दंड भेद चुनाव जीतना चाहती है। सर, इसी कोरोना काल में पंचायत के चुनाव भी हुए। पंचायत के चुनाव में भी आप लोगों ने पूरी ताकत झोंकी और जिसके नतीजे आए इसको कैसे देखते हैं आप, क्योंकि कई जगहों पे बाई पोल हो रहा है अभी और वहां पे रुझान किस तरीके के होंगे बहुत हद तक तय करेंगे कि तैयारी कैसी है 22 के चुनाव को लेकर आपकी? देखिए, नतीजे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में भाजपा के पक्ष में ऐतिहासिक आए हैं। इतना शानदार नतीजा भाजपा के खाते में इसके पहले कभी नहीं आया था। विपक्ष के लोगों ने अफवाह जरूर फैलाने की कोशिश की कि भाजपा पिछड़ गई, लेकिन मैं उनको कह रहा हूं कि अब घोड़ा दूर नहीं है, मैदान दूर नहीं है। अभी जिला पंचायत के अध्यक्ष के भी चुनाव होंगे, क्षेत्र पंचायत के भी अध्यक्ष के चुनाव होंगे। उस चुनाव में उन्हें उनकी हैसियत का पता चल जाएगा, हमें हमारी हैसियत का पता चल जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम उत्तर प्रदेश में 60 से अधिक जिला पंचायत जीतेंगे और अधिकांश ब्लॉकों के अंदर हमारे ब्लॉक प्रमुख बनेंगे, ऐसा हम भरोसा रखते हैं। आपके मेंबर जीते नहीं, आप कैसे जीतना चाहते हो? साम दाम दंड भेद आप खरीदना चाहते हो, धमकाना चाहते हो, FIR करना चाहते हो। जब जनता से हार गई है भाजपा, तो अब पुलिस प्रशासन के माध्यम से चुनाव जीतना चाहती है। लेकिन अगर जनता समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद दिया है, तो हम लोग पुलिस प्रशासन से लेकर के इनके मंत्रियों के खिलाफ भी अगर लड़ना पड़ा तो हम समाजवादी लोग लड़ेंगे। और जो बेईमानी करने के लिए जिले पर मंत्री भेजे जा रहे हैं, इनको वापस लखनऊ भेजेंगे और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। और उत्तर प्रदेश में आज से कोरोना की जंग जीतने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बच्चों के लिए विशेष मेडिसिन किट तैयार किया जा रहा है। सिरप और दवाइयों वाली विशेष किट बच्चों को दी जाएगी। सीएम योगी 5 कालिदास मार्ग स्थित अपने आवास से इस अभियान की आज शुरुआत करने वाले हैं। और बात आगरा की करें तो यहां पर 3 साल का बच्चा खेलते समय बोरवेल में जा गिरा। करीब 9.5 घंटे के मैराथन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सेना और एनडीआरएफ की टीम ने शिवा को सकुशल बाहर निकाल लिया। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब 3 साल का शिवा करीब 100 फीट गहरे बोरवेल से सकुशल निकाला गया था। सेना और एनडीआरएफ ने करीब 9.5 घंटे की मशक्कत के बाद उसकी जान बचाई। शिवा को तत्काल एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, जहां वो अब पूरी तरह से ठीक है। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जिस डेप्थ पे वो बच्चा फंसा था, जनरली बोरवेल की डेप्थ हम लोग देखते हैं 50-60 फुट, लेकिन यहाँ बोरवेल की डेप्थ 100 फीट थी और वो बिल्कुल बॉटम में 90 फीट पे फंसा हुआ था। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम खोद के धीरे धीरे उसके पास पहुँचे, जो कि हमने इमीडिएटली 11 बजे शुरू कर दिया। दूसरा ऑप्शन था कि हम कोई और मेथड ट्राई करें, क्योंकि इतना टाइम बच्चे को सस्टेन करना मुश्किल है। तो इनिशियली हमने बच्चे को ORS पानी दे के उसको शांत किया, अपना 2-वे कम्युनिकेशन सिस्टम अंदर डाला ताकि वो पूरा समझ सके, हमारी बात समझ सके, रिस्पॉन्ड कर सके, हमें पता चल सके कि वो हमारी बात समझ रहा है। सुबह करीब 7:30 बजे बोरवेल के गड्ढे में गिरे शिवा को निकालने में जरा सी गलती की गुंजाइश नहीं थी। थोड़ी सी चूक जानलेवा साबित हो सकती थी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, जिंदगी की आस कम होती जा रही थी। भूख प्यास से मासूम का क्या हाल होगा, ये सोच सोच कर माता पिता की जान सूख रही थी। लेकिन सेना और एनडीआरएफ की टीम ने शिवा को बचाने की मुहिम छेड़ दी। शाम 4:55 पर शिवा को बाहर निकाल लिया गया। ये बेहतर ये था कि हम जितना जल्दी हो सके, एनडीआरएफ जब अपना टेक्निक्स यूज़ करती है उसके माध्यम से उसको निकालते हैं। उसके लिए हमने रोप में लूप बना करके बच्चे को लिफ्ट करने का प्रोसीजर अडॉप्ट किया है। मेरे साथ में अगर आप देख रहे हैं, इसमें सब अलग अलग एक्सपर्टीज़ वाली टीम है। साहब रोप रेस्क्यू का ही काम ज़्यादा देखते हैं। उस बच्चे को निकालने के लिए हमने जो हमारा हाई रेस बिल्डिंग में रोप्स यूज़ आता है, उसी रोप के अंदर एक लूप बना करके बच्चे को गाइडेड वे में उस लूप के साथ में हुक किया और लिफ्ट करके बाहर निकाला। एक वक्त ऐसा लगा कि शिवा बच नहीं पाएगा और लोगों ने हवन पूजन करके प्रार्थना करनी शुरू कर दी थी। लेकिन आर्मी के जवानों ने जो किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। शिवा के सकुशल होने की जानकारी मिलते ही लोगों ने सेना के जवानों को फूल माला पहनाई।
शिवा की मां भावुक हो गईं और प्रशासन और सेना का आभार जताया। मो ये भीतर ही मो मालूम है तैसे मेरा बेटा कैसे खड़े हो जाते और सगे जितनी जनता ने भैया मेरा बेटा काट दो तनी अधिकारी जी रहते ने से इतना आदमी मैंने कहूँ देखो ना भैया सगे अधिकारी ने काट दो मेरा बेटा बढ़िया खड़े। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना जवानों और एनडीआरएफ ने चमत्कारिक काम किया, लेकिन शिवा ने भी गजब की हिम्मत दिखाई। 3 साल के इस बच्चे ने जमीन से 100 फीट नीचे गड्ढे में फंसे होने के बावजूद जिंदगी की जंग लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। न्यूज़ 18 के लिए आगरा से आरिफ खान की रिपोर्ट। और कोरोना वैक्सीन को लेकर अभी भी लोगों में जागरूकता की काफी कमी है। ऐसे में मेरठ के जूनियर राजेश खन्ना अनोखे अंदाज में लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। लाले की जान, अरे वैक्सीन लगाएंगे अब। पूरे देश में लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कई समाज सेवी अपनी अपनी तरह से अपने अंदाज में लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है मेरठ के रहने वाले जूनियर राजेश खन्ना। हे लाले की जान, अरे वैक्सीन लगाएंगे, आपका परिवार सुख से रहेगा, हमारा देश खुशहाल रहेगा। वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है रे बाबू मोशाय। जूनियर राजेश खन्ना बाबू मोशाई कहते हुए जब आज मेरठ के प्यारेलाल शर्मा स्थित वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे तो सभी लोग देखते रह गए। बाबू मोशाई ने न सिर्फ खुद टीका लगवाया बल्कि औरों को भी टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया। गली गली जाता हूँ, अपने दोस्तों से बोलता हूँ, जो मेरे तो पूरे हिंदुस्तान के सभी लोग दोस्त हैं, सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि घबराइए नहीं। वैक्सीन लगवाने से कुछ नहीं होगा, आपका लाभ होगा, आपका फ़ायदा होगा, आपका ख़ानदान बचेगा, आप सुरक्षित रहेंगे, हमारा देश सुरक्षित रहेगा। ये राजेश खन्ना की तरह गेटअप में रहते हैं। हेयर स्टाइल भी बिल्कुल राजेश खन्ना जैसा ही रखा हुआ है और शर्ट भी वैसे ही पहनते हैं। वो बताते हैं कि पिछले 20 साल से वो राजेश खन्ना की तरह रहते हैं। उन्होंने कई बार मुंबई जाकर सुपरस्टार से मुलाकात की थी। इनका असली नाम पीके नाहर है और वो आजकल गांव गली और गलियारों में जाकर लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करते हैं। जो भी उन्हें देखता है उसके चेहरे पर मुस्कान दौड़ पड़ती है और वो वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित भी होते हैं। वैसे मेरा जो घर का नाम है वो कुछ और है। मार्केट में जो काफ़ी टाइम से फिल्मी इंडस्ट्री में रहा वो पीके नाहर के नाम से, आज काका जी के नाम से जाने जाते हैं। पूरा देश जानता है काका जी के नाम से। YouTube पे क्या, Facebook पे क्या, और जितने भी ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने WhatsApp पे बनाए हुए, सभी में हम कहीं ना कहीं जॉइंट हो जाते हैं। आपका के नाहर जी जो जूनियर राजेश खन्ना के नाम से जाने जाते हैं, लोगों को जूनियर राजेश खन्ना की स्टाइल में ही मोटिवेट करते नजर आ रहे हैं कि वैक्सीन लगवाइए, कोरोना को हराइए। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। और ब्रेक के बाद गाजियाबाद से खबर लेते हैं। यहां पर एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल बताया जा रहा है। 2 बदमाश फरार हो गए हैं। तमंचे और कारतूस इनके पास से बरामद किया गया है। गुल्लू नाम के बदमाश को गोली भी लगी है। मुठभेड़ से पहले इन्होंने लूटपाट की थी और इसके बाद अब ये पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद में एनकाउंटर हुआ है। तमंचे और कारतूस भी इसके पास से बरामद किए गए। गुल्लू नाम के बदमाश को इसमें गोली लगी है। 2 बदमाश भागने में कामयाब भी हुए हैं। गाजियाबाद से खबर है। यहां पर एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ है। 2 बदमाश फरार हो गए हैं। तमंचे और कारतूस भी इनके पास से बरामद किया गया है। गुल्लू नाम के बदमाश को गोली लगी है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ से पहले इन्होंने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। तो गाजियाबाद से खबर है। यहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि एक बदमाश इस मुठभेड़ में घायल हुआ है। गुल्लू नाम इस बदमाश का बताया जा रहा है, जबकि इसके 2 साथी फरार होने में कामयाब रहे हैं। इनके पास से तमंचे और कारतूस भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस से मुठभेड़ होने से ठीक पहले इन्होंने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। अमित राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, कहां पर हुई है मुठभेड़? बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, मसूरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां गुल्लू नामक लुटेरे से बदमाश जो है उससे पुलिस की मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है गुल्लू ने मसूरी और आसपास के इलाके में अपना वर्चस्व बनाने के लिए लूटपाट भी जैसे बताते हुए अंजाम देना शुरू किया और धीरे धीरे जराइम की दुनिया के नाम बन गया। पुलिस को इसकी सूचना मिली कि गुल्लू ने अभी कहीं लूट करके और मसूरी इलाके में छुपा हुआ है। पुलिस ने जब उसकी पूरी सघन तलाशी अभियान चलाया तो उस दौरान ही गुल्लू बाइक से आता हुआ नजर आया
जैसे ही पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, उसने पुलिस पर गोली चला दी। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें कि गुल्लू के पैर में गोली लगी, जबकि उसके 2 साथी मौके से फरार हो गए। गुल्लू को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। साथ ही उसके पास से अवैध तमंचा, मोटरसाइकिल जो कि लूट की मोटरसाइकिल है, और अवैध ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो गुल्लू नाम का एक बदमाश है जो अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है।